हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था और ये चैप्टर का नाम आप लोगों को पता ही है, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर। ये प्रैक्टिस मैनुअल का है और आज अपने क्वेश्चन नंबर 7 है उसके आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए रेड करते हैं। विकास ट्रैवल एजेंसी VTA स्पेशलाइज्ड इन फ्लाइट बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर। इट्स बुक It books passengers on Dolphin Airlines at रुपीज़ 9,000 पर राउंड ट्रिप टिकट। तो वही बोलना चाह रही है, ये VTA एक ट्रैवल एजेंसी है जो कि दिल्ली और बेंगलोर के बीच में टिकट का अरेंजमेंट करती है और ये बुक करती है टिकट का पैसेंजर। और ये बुक करती है उस एयरलाइन का जिसका नाम है डॉल्फिन एयरलाइंस और ये एक टिकट पे चार्ज करती है ₹9,000। ठीक है। Until last month, Dolphin paid VTA commission of 10% of ticket price paid by each passenger। तो सपोज कि VTA टिकट सेल करती है ₹9,000 में कस्टमर को, तो उसका जो 10% होता है यानी कि 900 रुपया VTA को कमीशन मिलता है। ठीक है, VTA को कमीशन मिलता है। दिस कमीशन वाज VTA's ओनली सोर्स ऑफ रिवेन्यू। VTA का जो यही इनकम एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। ठीक है। उसके बाद जो बोला हुआ है कि VTA's फिक्स्ड कॉस्ट ₹1,40,000 पर मंथ फॉर सैलरी, रेंट एंड सो ऑन, एंड इज वेरिएबल कॉस्ट ₹200 पर टिकट परचेज पर पैसेंजर। तो वही बोलना चाह रहा है कि VTA का जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,40,000 का है। सैलरी वगैरह पेमेंट करता है, रेंट और जो भी खर्चा होता है वो फिक्स्ड है। और इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर होता है 200 रुपया पर टिकट खर्चा पड़ता है इसका। दिस 200 इंक्लूड ₹150 पर टिकट डिलीवरी फी पेड टू शांति एक्सप्रेस। ₹150 डिलीवरी फी अप्लाइज टू ईच टिकट। तो वही बोलना चाह रहा है कि 200 में से जो 150 है वो डिलीवरी पे पेमेंट फीस पेमेंट करती है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को वेरिएबल कॉस्ट मिल गया है 200, वही रिलेवेंट है। उसके नीचे अगर रीड करते हैं सेकंड पैरा, तो डॉल्फिन एयरलाइंस हैज जस्ट अनाउंस ए रिवाइज पेमेंट schedule for travel agents. It will now pay travel agents a commission 10% per ticket up to a maximum of ₹500. Any ticket costing more than ₹5,000 generate only a ₹500 commission regardless the ticket price। तो अब डॉल्फिन एयरलाइंस अब ये अनाउंस कर रही है कि जितने भी उसके एजेंट है जो टिकट बुक करते हैं, तो उसका जो अब का जो रिवाइज्ड कमीशन होगा वो 10% होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 500। ठीक है, सपोज ऊपर वाला में अगर टिकट का प्राइस 9,000 रहता, उसका 10% कितना हो रहा था 900, लेकिन मैक्सिमम जो अब पेमेंट होगा कमीशन वो 500 तक ही होगा। ठीक है। एनी टिकट कॉस्टिंग मोर देन ₹5,000 जनरेट ओनली ₹500 कमीशन। तो वही सेम चीज़ बोलना चाह रहे हैं जो अभी मैंने बताया कि 5,000 से ऊपर का भी कोई टिकट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 500 से ज़्यादा का कमीशन बनता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अब 500 ही कमीशन मिलेगा रिगार्डलेस द टिकट प्राइस। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं कि अंडर ओल्ड स्कीम, अंडर ओल्ड 10% कमीशन स्ट्रक्चर, हाउ मेनी राउंड ट्रिप टिकट मस्ट VTA सेल ईच मंथ ए ब्रेक इवन। और दूसरा बीड टू अर्न ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹70,000। तो वही ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना नंबर ऑफ टिकट सेल करना पड़ेगा VTA को। तो सबसे पहले देखते हैं पहला का जो रिक्वायरमेंट है, VTA रिसीव 10% कमीशन ऑन ईच टिकट, जो कि पहले वाले पैरा में बोला हुआ था कि 9,000 का टिकट सेल कर रहा था, उस पर 10% कमीशन यानी कि 900 कमीशन बन रहा था। ठीक है, तो कमीशन पर टिकट 900 आ गया। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसा कि 200 हम लोगों ने जब क्वेश्चन रीड किया था उस टाइम पे देखा था, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कमीशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 900 माइनस 200, 700 जो कंट्रीब्यूशन पर टिकट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है, तो आपको पता ही है ब्रेक इवन का जो फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि कंट्रीब्यूशन पर टिकट। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,40,000 जो क्वेश्चन का 4th लाइन में है। ठीक है, 1,40,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन अभी अब हम लोगों ने निकाला है 700 का, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 700, तो मेरा 200 आ जा रहा है। ठीक है, टिकट्स ये हो गया। अब सेकंड में बी में क्या बोल रहा है, टू अर्न ऑपरेटिंग इनकम ऑफ
फिक्स कॉस्ट के साथ ऑपरेटिंग इनकम भी उसको कम से कम 70,000 का चाहिए। तो अब नंबर ऑफ टिकट कितना सेल करना पड़ेगा? तो अब क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट प्लस 70,000 का जो ऑपरेटिंग इनकम था दोनों ऐड कर देंगे, यानी कि 2,10,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ टिकट रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, जो कि जो एजेंट है, जो ट्रैवल एजेंसी है, वो कितना ऑफ टिकट सेल करेगी। तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट ऑपरेटिंग इनकम जो था 70,000 2,10,000 दोनों ऐड करके आ रहा था डिवाइड बाय 700 जो कि कंट्रीब्यूशन था, यानी कि 900 माइनस 200 जो कंट्रीब्यूशन था डिवाइड कर देंगे तो 300 टिकट्स अब सेल करना पड़ेगा। तो पहले 200 टिकट सेल कर रहा था, लेकिन सेकंड में जब टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 70,000 का, तो उस केस में जो टिकट सेल करना पड़ रहा था वो 300 का 300 नंबर ऑफ टिकट सेल करना पड़ रहा था। अब सेकंड का रिक्वायरमेंट देखते हैं। हाउ डज डॉल्फिन रिवाइज पेमेंट शेड्यूल अफेक्ट योर आंसर ए एंड बी इन रिक्वायरमेंट 1। तो वही है कि आपको सेकंड पैरा में यहाँ क्वेश्चन का लिखा हुआ था कि जो कमीशन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया था कि मैक्सिमम जो कमीशन मिलेगा 500 मिलेगा, ये इवन आप 5,000 से ऊपर का टिकट बेचते हैं तो मैक्सिमम जो टिकट है वो 500 का होने वाला था। तो सेकंड का अगर हम लोग रिक्वायरमेंट देखते हैं तो इसमें अंडर न्यू सिस्टम वेटिए वुड रिसीव ओनली ₹500 ऑन द 9,000 पर टिकट, दस द कमीशन पर टिकट विल बी ₹500। तो जैसा कि पता है कि कमीशन का जो है मैक्सिमम, अब हम लोग कितना कमीशन ले सकते हैं या एज ए वेटिए, तो हम लोग 500 ले सकते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट तो नोन था ही, तो कमीशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिए तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर टिकट आ गया 300। इसमें फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,40,000। तो उस केस में जब फिक्स कॉस्ट 1,40,000 होता है तो ब्रेक इवन नंबर ऑफ टिकट से सोल्ड कितना हो जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 466 टिकट्स। ठीक है, तो 1,40,000 डिवाइड बाई 300 जो कंट्रीब्यूशन पर टिकट जो रिवाइज्ड वाला था। तो इस सिनेरियो में जो था कि जब फर्स्ट वाले में था कि जब टिकट का जो कमीशन था 900 था, तो उस केस में अपने 200 टिकट बेचते थे, ठीक है, बेचना पड़ रहा था ब्रेक इवन में। लेकिन अब क्या है कि इस केस में 467 टिकट्स बेचना पड़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि कमीशन जो है आना कम हो गया, जिसके वजह से उतना सेम प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे नंबर ऑफ टिकट ज़्यादा सेल करने होंगे। ठीक है, अब सेकेंड में क्या है कि सेम है कि जो अपना जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट प्लस जो टारगेट प्रॉफिट था वो दोनों को ऐड कर देंगे, 2,10,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय कर देंगे कंट्रीब्यूशन जो रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 700 टिकट्स आ जाएगा। ठीक है, तो टिकट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, अब 700 पहले अपने जो प्रॉफिट कमा रहे थे 300 टिकट सेल करके, अब उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए 700 टिकट सेल करना पड़ेगा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, द ₹500 कैप ऑफ कमीशन पेड पर टिकट कॉजेज ब्रेक इवन टू मोर देन डबल, यानी कि 200 से 267 सेम प्रॉफिट कमाने के लिए हो गया जब कमीशन मेरा 500 अर्न कर रहे थे। और जब सेकेंड वाले में था कि जब अपना टारगेट प्रॉफिट 70,000 था, तो उस केस में क्या था कि 300 से बढ़ करके मुझे 700 टिकट्स बेचना पड़ रहा था जब कमीशन 500 कमा रहे थे। तो यही चीज़ था जो कि लिखना था। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो इम्पैक्ट है जो VTA है, यानी कि ये जो ट्रैवल एजेंसी है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉलिसी चेंज करने की वजह से एयरलाइन का, वो बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वही चीज़ सॉल्यूशन में आपको लिखना है। अब अपने आते हैं होटल और लॉज वाला जो टॉपिक है उस पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये होटल हैविंग 50 सिंगल रूम्स, ये होटल हैविंग 50 सिंगल रूम्स is having 80% occupancy in normal season 8 month and 50% off season 4 month in a year, take 30 days a month। तो बोलना यही चाह रहा है कि 50 सिंगल रूम है, ठीक है, उसमें 80% ऑक्यूपेंसी है, मतलब 50 में अगर 50 सिंगल रूम है इसका इंटू 80% ऑक्यूपेंसी है, और कितना मंथ के लिए, तो 8 मंथ के लिए इंटू 8, और एक मंथ में कितना दिन हो रहा है, इंटू 30 कर देंगे
तो एम प्लस में डाल देंगे तो मेरा जो है 9600 का जो है इसमें रूम डेज आ जाएगा 8 मंथ के लिए। अब नेक्स्ट 4 मंथ के लिए क्या है कि 50 सिंगल रूम था, और इसमें क्या है कि इंटू 50% का जो था ऑक्यूपेंसी था, ठीक है, इंटू 50%, तो 25 आ गया, इंटू 4 मंथ, इंटू 4 कर दिए, और 1 मंथ में 30 डेज होता है तो इंटू 30, और इसको एम प्लस कर दिए तो 3000 आ गया, और दोनों को एम आर सी कर दिए तो मेरा 12600 नंबर ऑफ रूम डेज होगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन रीड करते टाइम ही माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रूम डेज जो आएगा मेरा वो 12600 यानी कि 12600 आएगा। इसके बाद नीचे दिया हुआ है कि एनुअल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सालाना जो फिक्स खर्च है उसके बारे में दिया हुआ है। सैलरी ऑफ स्टाफ एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट 7,50,000, इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,60,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 2,40,000, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक डस्टिंग स्वीपिंग 3,25,000। तो जो टोटल एनुअल फिक्स एक्सपेंस है होटल का वो 15,75,000 यानी कि 15,75,000 का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस पर गेस्ट पर डे। एक गेस्ट पे वेरिएबल एक्सपेंस कितना खर्चा होता है, तो लिए लॉन्ड्री और सिक्योरिटी स्पोर्ट के लिए 30, इलेक्ट्रिसिटी अदर फैसिलिटी के लिए 20, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक अटेंडेंट के लिए 25, यानी कि 30 प्लस 20 प्लस 25 यानी कि 75 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट पर गेस्ट डे इनकर हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट विशेस टू मेक मार्जिन ऑफ 25% टोटल कॉस्ट, तो जो टैरिफ होगा वो जो कॉस्ट टोटल आएगा उस पर 25% ऐड कर देंगे तो वो मेरा टैरिफ आ जाएगा, यानी रिवेन्यू आ जाएगा होटल का, ठीक है। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि टैरिफ रेट पर रूम, एक रूम का जो टैरिफ होगा वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो अपने सबसे पहले नंबर ऑफ रूम डेज कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में जैसे कि मैंने बताया था कि 12,600 रुपया 12,600 रूम डेज आ रहा था मेरा टोटल ऑक्यूपेंसी। वो कैसे आ रहा था, तो 8 महीने के लिए 50 सिंगल रूम 80% ऑक्यूपेंसी इंटू 80% इंटू 8 मंथ इंटू 8 इंटू 30 डेज इन ए मंथ कर देंगे तो मेरा 9600 आ रहा था, और फिर 50 रूम्स इंटू 50% इंटू 4 इंटू 30 डेज आ रहा था, तो 3,000 दोनों ऐड करके 12,600 आ रहा था ऑक्यूपेंसी, ठीक है। और मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपने कैलकुलेट किए थे 75, अब वो कैसे आया था 30 प्लस 20 प्लस 25, तो ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा इंटू, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर वन डे 75 इंटू टोटल ऑक्यूपेंसी 12,600, तो 75 इंटू 12,600 तो मेरा 9,45,000 आ जा रहा है मेरा वेरिएबल कॉस्ट। और जो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था 15,75,000 एनुअल, तो इन दोनों को अगर हम लोग वेरिएबल प्लस फिक्स्ड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो ये मेरा था 9,45,000 का वेरिएबल प्लस 15,75,000, दोनों को ऐड करते हैं 15,75,000, दोनों को ऐड करते 25,20,000 का टोटल कॉस्ट आ जा रहा है मेरा, ठीक है। जब मेरा टोटल कॉस्ट आ जा रहा है और कॉस्ट पे अपने मार्जिन कितना रखे थे 25%, तो इसमें प्लस कर देंगे प्लस 25%, तो मेरा मार्जिन टोटल जो टैरिफ है वो आ जाएगा 31,50,000 31,50,000 का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,50,000 का आ गया टोटल टैरिफ। अगर इसमें से टोटल कॉस्ट अपने माइनस कर दें यानी कि 25,20,000, तो मेरा जो प्रॉफिट है 6,30,000 का वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टैरिफ पर डे वो कैसे आया, तो जो मेरा 31 लाख कितना आया था ना 25,20,000 प्लस 25% जो था मार्जिन, तो आ गया था 31,50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम डेज कितना 12,600 डिवाइड बाय 12,600, तो 250 मेरा टैरिफ आ गया है, 250 टैरिफ आ गया है पर रूम। पर गेस्ट के लिए अपने पर डे कितना चार्ज करेंगे 250 चार्ज करेंगे,
ये पहला का रिक्वायरमेंट था। सेकंड का रिक्वायरमेंट देखते हैं, कैलकुलेट द ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी इन नॉर्मल सीजन एज्यूमिंग 50% ऑक्यूपेंसी इन ऑफ सीजन। तो सेकंड में क्या कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल सीजन में कितना परसेंट ऑक्यूपेंसी रहेगा। आप ये मान के चलिए कि 50% का जो ऑक्यूपेंसी है ऑफ सीजन में रहता है। तो ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट करना है। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन था वो कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ऊपर जो अपने टैरिफ का जो रेट कैलकुलेट किए थे 250 माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डेज 75, तो 175 मेरा कंट्रीब्यूशन पर रूम डेज आ गया था। अब जो ब्रेक इवन रूम डेज कितना आ जाएगा मेरा, तो ब्रेक इवन जो रूम डेज आएगा वो जो टोटल फिक्स कॉस्ट था डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट जैसे पहले वाले में क्वेश्चन में भी दिया हुआ था 15,75,000 का डिवाइड बाय 175 जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। तो 15,75,000 डिवाइड बाय 175 यानी कि 9,000 रूम डेज ब्रेक इवन में आ गया है। ठीक है, ब्रेक इवन में आ गया, लेकिन ऑफ सीजन का तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि 50% ऑक्यूपेंसी रहेगा ऑफ सीजन में। तो 50 रूम था इंटू 50% 25 इंटू 4 मंथ के लिए ऑफ सीजन था इंटू 30 यानी कि 3,000 नंबर ऑफ रूम डेज क्या ऑफ सीजन में। तो ऑन सीजन में यानी कि नॉर्मल सीजन में कितना आ जाएगा, तो जो ब्रेक इवन का था 9,000 अभी कैलकुलेट किए थे माइनस ऑफ सीजन वाला कर देंगे। तो जो 6,000 आ रहा है वो मेरा नॉर्मल डे में आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल डे में आ रहा है मेरा 6,000 का। तो जो मेरा ऑक्यूपेंसी है वो कितना कितना परसेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मेरा ऑक्यूपेंसी है वो आ गया है 6,000 नंबर ऑफ रूम डेज दैट इज 50%। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेट हो गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कि मैनेजमेंट इज प्रपोजिंग 10% cut in tariff to improve occupancy at 100% and 70% in normal season and off season respectively. Give your views on it. तो मैनेजमेंट अगर प्रपोज कर रहा है कि 10% टैरिफ में कट करेंगे, यानी कि जो अपने टैरिफ कैलकुलेट किए थे 250 उसमें अगर 10% कम रेट रखते हैं यानी कि 25 रुपया 250 का हुआ वो माइनस कर देते हैं यानी कि 2 to 5 रुपीज़ कर देते हैं। तो जो नॉर्मल डेज में ऑक्यूपेंसी था वो 100% हो जाएगा और ऑफ सीजन में जो ऑक्यूपेंसी था वो 70% हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रूम डेज अपने निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10% अगर डिस्काउंट अलाउड किए हैं अपने तो 2 to 5 वो कैसे आया, 250 माइनस 25 तो वो मेरा टैरिफ आ गया 225। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर रूम रेंट कितना आ जाएगा मेरा, चूँकि टैरिफ यहाँ पे 2 to 5 है और आपको पता है 75 का वेरिएबल कॉस्ट था पर रूम डेज। तो 2 to 5 माइनस 75 कर देंगे तो 150 जो मेरा कंट्रीब्यूशन रूम डेज आ जाएगा। ठीक है, पर डे। यहाँ पे टोटल ऑक्यूपेंसी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 डेज था इंटू 30 डेज इन ए मंथ इंटू 8 मंथ और इंटू 100% करेंगे तब भी वही इफेक्ट आएगा। इंटू 1 के साथ आपको इंटू करना पड़ेगा प्लस 50 रूम इंटू 30 डेज इंटू 4 मंथ के लिए इंटू 70% यानी कि 0.7% का यानी कि 0.7 ऑक्यूपेंसी रहेगा ऑफ सीजन में। तो वो दोनों को ऐड करके इंटू करके ऐड करते हैं तो 16,200 का टोटल ऑक्यूपेंसी आ जाता है। ठीक है, जब मेरा टोटल ऑक्यूपेंसी आ गया और कंट्रीब्यूशन भी पता है तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, 16,200 इंटू 150 तो मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 24,30,000 का आ जाएगा। ठीक है, और ये जो फिक्स खर्चा वो तो सेम ही रहेगा। तो जो प्रॉफिट अब आएगा वो कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा मेरा जो कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट। तो मेरा अगर प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो 16,200 रूम डेज है इंटू 2 to 5 टैरिफ हो गया। तो मेरा टोटल जो टैरिफ है 36,45,000 का है, इसमें से माइनस कर देंगे अपना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो वो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। तो वैसे भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 8,55,000 मेरा वैसे आ जाएगा। तो
चूँकि आप अगर वन में कंपेयर करते तो जो प्रॉफिट आ गया वन में वो 6,30,000 का है, ठीक है। जब मेरा जो टैरिफ था वो 250 का था और ये 10% कम करने से मेरा जो रूम डेज है ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ गया था, जिसके वजह से मेरा जो प्रॉफिट है इसमें आ रहा है पॉइंट नंबर सी में 8,55,000 का। चूँकि प्रॉफिट ज़्यादा है 6,30,000 से, तो इसीलिए मुझे ये जो प्रपोज़ल है एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंटल जो प्रॉफिट आ जा रहा है 8,55,000 माइनस 6,30,000, आप ये भी सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 2,25,000 का है। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रपोज़ल है एक्सेप्ट करना चाहिए। अब पॉइंट नंबर डी का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। What is the minimum rise in occupancy percentage to take care of risk of fall in profit due to tariff cut? तो कितना मिनिमम परसेंट से बढ़ना चाहिए, तो वही चीज़ है कि रिस्क ना रहे। तो जैसा कि जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है वो सेम आएगा जो पहले वाले में था। तो पहले वाले में मेरा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना था, पहले वाले में जो कंट्रीब्यूशन था वही रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो था पर यूनिट पहले वाले में वो था 250 टैरिफ माइनस 75, 175 करके कंट्रीब्यूशन था इंटू 12,600 रूम नंबर ऑफ रूम डेज था, यानी कि 22,05,000। तो 22,00,000 यानी कि 22,05,000 यहाँ पर रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है। और जो न्यू टैरिफ था, जो न्यू टैरिफ था 150, तो कंट्रीब्यूशन पर डे अब जो मेरा आएगा वो जो न्यू टैरिफ था 225 हो रहा था माइनस 75 जो वेरिएबल था, यानी कि 150 ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर डे। तो नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा, तो जो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड था 22,05,000 डिवाइड बाय 150, तो मेरा 14,700 नंबर ऑफ रूम डेज ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्यूपाइड रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, तो जो चूँकि स्टार्टिंग में जो था 12,600 था और यहाँ पे रिक्वायर्ड कितना है 14,700। तो जो अपने जो ओल्ड माइनस न्यू वाला जो कंसेप्ट करके जो फार्मूला इंक्रीमेंटल परसेंटेज नहीं निकालते उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे कि अब मेरे को जो रिक्वायरमेंट आ रहा है 14,700 था, अब पहले था 12,600 डिवाइड बाय 12,600 इंटू 100, यानी कि 16.67%, ठीक है। परसेंटेज रिक्वायर्ड है, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड परसेंटेज रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। The manager of hotel providing lodging facility want to expand their services to include manual booking, reservation or cancellation of railway ticket for his client. He does not want to have electronic due to operational difficulty. He has the following information, ठीक है। तो एक होटल का जो मैनेजर है वो लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और वो अपना जो सर्विस है एक्सपेंड करना चाहता है कि रेलवे का रिजर्वेशन भी बुक करेगा मैनुअली, ठीक है। He does not want to have electronic बुकिंग ड्यू टू ऑपरेशनल डिफिकल्टी, वो मैनुअल ही रहना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ही हैज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो प्रोपोर्शन ऑफ रेंट एलोकेटेड फॉर ऑफिस स्पेस, यानी कि जो जनरल ऑफिस का खर्चा है सिर्फ रिजर्वेशन के लिए ही नहीं है, वो 4,000 का है। जनरल टेलीफोन एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू दिस सर्विस, टेलीफोन का जो खर्चा है वो 2,400 का है। और प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी चार्जेस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एलोकेटेड 1,600 का है, ये भी जनरल ही है। सैलरी टू ए पर्सन एक्सक्लूसिवली डूइंग द बुकिंग ऑफ टिकट, मतलब इससे रिलेटेड स्पेसिफिक कॉस्ट जो है 20,000 है बुकिंग से रिलेटेड, वो सैलरी देगा। मोबाइल फ़ोन चार्जेस एक्सक्लूसिव टू द पर्सन बुकिंग टिकट, जो पर्सन टिकट बुक करता है उसके लिए स्पेसिफिक कॉस्ट है 30,000 का मोबाइल चार्जेस। और जनरल शेयर ऑफ जनरल मिसलेनियस एंड एक्सपेंसेस ओवरहेड, ये जनरल खर्चा 1,000 का है। कन्वेंस इनकर्ड टू बुक टिकट 4,000, मतलब स्पेसिफिक मतलब एक्सक्लूसिवली ये जो है बुकिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है 4,000 का है, ठीक है। तो
सेकेंड पैरा में बोल रहा है द मैनेजर एस्टिमेट दैट देयर विल बी 2500 बुकिंग पर मंथ फॉर 3 months ऑफ ए पीक सीजन। तो 2500 करके नंबर ऑफ 2500 बुकिंग होगा इनटू 3 मंथ करके, ठीक है। और यानी कि 3 मंथ में कितना बुकिंग होगा 7500, और जो नेक्स्ट 2 मंथ में बुकिंग होगा वो 1000 करके होगा, यानी कि प्लस 2000 95,000, सॉरी 2000 तो 9500 यानी कि 9500। और जो रिमेनिंग पीरियड है यानी कि 3 और 2 5, 5 और 7 12 यानी कि 7 महीना जो बच जा रहा है उसमें 700 करके बुक होगा इंटू 700 यानी कि 4900 प्लस 4900। तो जो टोटल बुकिंग होगा 14,400 होगा, यानी कि 14,400 टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक होगा। He cannot change more than prevailing rate of rupees. He cannot charge more than prevailing rate of rupees 30 per booking charged by other agent। तो वही बोल रहा है कि ये जो कमीशन, जो होटल जो कमीशन चार्ज करेगा एक टिकट बनाने का, वो 30 रुपये, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि और भी जो एजेंट है वो 30 रुपये में बना देते हैं टिकट, तो होटल वाले से क्यों लेगा, बाहर से क्यों नहीं लेगा। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर बुकिंग। तो कॉस्ट पर बुकिंग अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक कॉस्ट है उसको अलग अपने कैलकुलेट करेंगे, और जो जनरल कॉस्ट है उसको अलग। तो आपको पता ही कि जब अपने क्वेश्चन रीड किए थे तो जो सैलरी पेमेंट हो रहा था वो जो पर्सन टिकट बुक करता है उसके लिए 20,000 का, और मोबाइल खर्चा भी टिकट वाले के लिए और 3,000 का था, और कन्वीनियंस एक्सक्लूसिवली 4,000 भी टिकट वाले के लिए था। बाद बाकी जो भी खर्चे थे ऑफिस स्पेस 4,000, जनरल टेलीफोन 2,400, सिक्योरिटी मेंटेनेंस 1,600 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,000, ये सारे के सारे जनरल ओवरहेड के थे। तो जो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ बुकिंग था वो 27,000 तीनों का ऐड करके ऊपर वाला, और जो जनरल ओवरहेड था वो 9,000, यानी कि टोटल जो कॉस्ट इस सर्विस को देने के लिए लग रहा था वो 36,000 का लग रहा था। और जो एवरेज मंथली, चूँकि ये जो कॉस्ट है ये पर मंथ का है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे जो बुकिंग है वो भी पर मंथ निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे 14,400 पूरा साल का निकाला था, डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो एक महीने में 1200 टिकट, ठीक है। तो एक महीना का जो कॉस्ट है, चूँकि टोटल कॉस्ट जो इनकर हो रहा है 36,000, ठीक है, और इनकर हो रहा है एक महीने में, और एक महीने में टोटल नंबर ऑफ टिकट जो बुक कर पा रहे हैं वो 1200 कर पा रहे हैं। तो एक टिकट को जो बुक करने का कॉस्ट है 30 रुपीज़ का आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट का पहला था कि 30 रुपीज़ आ जा रहा है। सेकेंड, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ मैनेजर होप्स टू अचीव फॉर ए फुल ईयर। तो कुछ भी नहीं होगा, यदि कि रिलेवेंट कॉस्ट हम पूरा को मानते हैं तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मेरा कॉस्ट ही 30 रुपीज़ का आ जा रहा है, रेवेन्यू 30 रुपये, तो प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम रिलेवेंट प्रॉफिट 27,000 को मानते हैं जो कि इसी के लिए सिर्फ इनकर हुआ है, तो उस केस में प्रॉफिट हो सकता है। तो 27,000 इनकर हो रहा था बुकिंग के लिए, और 1200 बुकिंग पर मंथ हो रहा था, यानी कि 22.5। तो ये मेरा कॉस्ट पड़ रहा था, और बेच कितना मतलब कमीशन कितना आ रहा था 30 रुपीज़, यानी कि 7.5 रुपीज़ पर टिकट। तो नंबर ऑफ टिकट जो था इंटू 1200 कर दे तो मेरा 9,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है उसमें वेरिएबल रेवेन्यू में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके 9,000 जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वैसे ही आ गया, ठीक है। What should be the average minimum volume to justify the setting of new service? एवरेज मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, कम से कम जो कॉस्ट है उतना तो कवर करना चाहिए भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो खर्चा यानी कि 27,000 का था उतना तो कम से कम कवर होना चाहिए। तो उस कवर होने के लिए कम से कम मुझे 900 का बुकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ था। अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इजी है, ठीक है। तो कंगन रिजॉर्ट ऑपरेट्स ए लॉजिंग हाउस with attached facility of shopping, arcade and restaurant on National Highway. The following details are available. The lodging house has 40
ट्विन बेड रूम, यानी कि ट्विन बेडरूम मतलब एक बेड में ट्विन बेड, एक रूम में दो बेड, कपल का मान लीजिए ना कि दो जन के लिए है, ठीक है, एक रूम, विच आर टू बी रेंटेड फॉर ₹200 पर नाइट ऑन डबल ऑक्यूपेंसी बेसिस। और इसका जो रेंट है एक दिन का वो 200 का है, ठीक है, पूरे का रूम का। द ऑक्यूपेंसी रेशियो इज 85% एंड ऑलवेज बोथ द बेड इन ए मंथ आर ऑक्यूपाइड, यानी कि पूरा का मंथ में कपल ही कपल जाते हैं, मतलब कोई भी सिंगल नहीं जाता है, कपल ही जाते हैं। द लॉजिंग फैसिलिटी आर ऑपरेटेड फॉर 200 डेज इन ए ईयर ड्यूरिंग फॉरेन टूरिस्ट सीजन टाइम ओनली। तो इसमें है कि ये जो ऑपरेट कितना सा मतलब पूरा डेज में जो वर्किंग रहता है वो 200 डेज में रहता है, ठीक है, पूरा साल में 200 डेज इंगेज रहता है। As per past record, spending pattern of each tourist staying in lodge will be as under, ठीक है, तो यहाँ पे लॉज में रहेगा, उसके नीचे जो डिटेल है कुछ दिया हुआ था। ₹50 पर शॉपिंग के लिए ₹50 इनकर होगा, यानी कि वहाँ पे जो दो कपल जा रहे थे दोनों 50-50 रुपये का शॉपिंग करेंगे, यानी कि 100 रुपये का शॉपिंग करेगा पूरा कपल मिला करके, या और 80 रुपये रेस्टोरेंट में पर डे खर्चा होगा एक जन का, यानी कि दो जने का खर्चा हो जाएगा 160 रुपये का, ठीक है। रेशियो वेरिएबल कॉस्ट टू रिस्पेक्टिव सेल वॉल्यूम आर, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा, शॉप का जो सेल का है वॉल्यूम उसका 50% वेरिएबल हो जाएगा, रेस्टोरेंट का 60% वेरिएबल हो जाएगा। फॉर लॉजिंग हाउस द वेरिएबल कॉस्ट हाउस कीपिंग इलेक्ट्रिसिटी विल अमाउंट टू ₹30 पर ऑक्यूपाइड रूम। तो यहाँ पे लॉजिंग हाउस का जो वेरिएबल कॉस्ट है हाउस कीपिंग का वो ₹30 पर डे रूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा। और एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द इंटायर कॉम्प्लेक्स इज ₹10 लाख, मतलब होटल जो शॉपिंग वॉपिंग रेस्टोरेंट वगैरह सब मिला करके जो खर्चा होगा वो 10 लाख का होगा। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, यानी कि तीनों का इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले तीनों का रिवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, फिर तीनों का कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब मेरा तीनों का कंट्रीब्यूशन कंबाइंड आ जाएगा तो उसमें से ये जो वेरिएबल का ये एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 10 लाख का, वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो ये सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंगन रिजॉर्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो जो लॉजिंग हाउस रूम था उसका रिसिप्ट कैसे उसका रिवेन्यू कैसे आएगा सेल का। तो जैसा कि 40 रूम था और 200 डेज ऑपरेशन था एक साल में, और एक दिन के लिए जो रूम रेंट चार्ज कर रहा था वो ₹200 चार्ज कर रहा था और 80% ऑक्यूपेंसी था। तो ठीक, तो यही ये चारों को इंटू कर देंगे तो मेरा 13,60,000 का जो है रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। और शॉपिंग के लिए जो खर्चा हो रहा था 40 रूम्स था, ठीक है, 40 रूम्स था और 40 रूम्स में कपल था, यानी कि 2 पर्सन करके था इंटू 2, ठीक है, और 2 करके और 200 डेज के लिए था इंटू 200 इंटू ₹50 एक जने के लिए शॉपिंग हो रहा था इंटू 50, तो और इंटू 85% जो ऑक्यूपेंसी था, यानी कि 6,80,000। तो यहाँ जो ₹50 था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जन शॉपिंग कर रहा था ₹50 का, ठीक है। वैसे ही अपने रेस्टोरेंट में 40 डेज के लिए 2 पर्सन 200 दिन खाना खाता है और 80 रुपये करके एक पर्सन के लिए चार्ज हो रहा था और 80% ऑक्यूपेंसी था। तो ये तीनों रेवेन्यू आ गया, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या था, तो पहले जो था कि 30 रुपये जो था यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे सेकेंड लास्ट लाइन में पॉइंट नंबर 4 में, वो लॉजिंग हाउस द वेरिएबल ऑफ हाउस कीपिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी ₹30 पर ऑक्यूपाइड रूम डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ₹30 40 रूम्स था, 200 डेज इन ए ईयर था, इंटू 30 रुपीज़ करके खर्चा लग रहा था एक दिन का इंटू 85%, यानी कि इन चारों को इंटू करेंगे तो 2,04,000 का। और जो शॉपिंग का था 50% यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो रेवेन्यू था उसका 50% वेरिएबल कॉस्ट था। पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट का 60% था वेरिएबल कॉस्ट सेल का। तो यहाँ 50% शॉपिंग का आ गया 3,04,000 और रेस्टोरेंट का आ गया 6,52,800, जो सेल था उसका 60%।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि सेल में वेरिएबल माइनस करेंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट कंबाइन करके दिया हुआ था 10 लाख, तीनों को तो वो माइनस कर दिया, मेरा प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है, द लॉजिंग हाउस मैनेजर रिक्वेस्ट ए प्रपोजल ऑफ रिड्यूसिंग रूम रेंट ₹2 150 पर डे ऑन डबल ऑक्यूपेंसी बेसिस which will increase occupancy level to 95%. Should the proposal be accepted or not? तो इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जो रूम रेंट है वो 200 था, अब ऐसा चाह रहा है मैनेजर कि उसको घटा करके 150 कर दे, ठीक है। और तो उसके वो करने से क्या होगा, जो ऑक्यूपेंसी था वो बढ़ करके 95% हो जाएगा। तो क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? अगर प्रॉफिटेबल है तो करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जो पहला आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में कि 200 जो रेट था वो अब 150 हो गया, ऑक्यूपेंसी 85% था, अब वो 95% हो जाएगा। तो ये 2 चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेट कम करने से। तो इसका जो अपने देख लेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उसी के हिसाब से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड रूम रेंट, तो अब जो रूम रेंट है 150 आ गया, जो कि 200 था पहले जहाँ पे, ठीक है, रूम रेंट आ गया, और ये 95% आ गया इंस्टेड ऑफ 85%, ठीक है। तो जो लॉजिंग के वजह से रेवेन्यू था 11,40,000 आ गया, और शॉपिंग से था 40 डेज, तो 40 रूम तो सेम रहेगा, 2% सेम ही रहेगा, 200 डेज सेम ही रहेगा, और 50 भी सेम ही रहेगा ₹50, और 95% से बढ़ जाएगा इंस्टेड ऑफ 85%, तो 7,60,000 का आ जाएगा। वैसे रेस्टोरेंट का बात करते तो 40 रूम डेज वो सेम रहेगा, 40 रूम्स वो सेम रहेगा, 2% सेम रहेगा, 200 डेज वो भी सेम रहेगा, और 80 रुपीज़ का जो खाना खा रहा था वो भी सेम ही रहेगा। बस यहाँ पे जो परसेंटेज है वो इंस्टेड ऑफ 85% 95% हो जाएगा, और इन चारों को इंटू कर देंगे, 12,06,000 का रेस्टोरेंट से रेवेन्यू आएगा, और ये टोटल रेवेन्यू हो गया। तीनों को ऐड करते हैं तो इसमें से वेरिएबल अपने माइनस कर देंगे। वेरिएबल में क्या कि सिर्फ और सिर्फ 95% पहले वाले में लॉजिंग में हो जाएगा, तो वो मेरा 2,28,000, और शॉपिंग ये जो रिवेन्यू आया 7,60,000 का, उसका 50% आएगा 3,80,000, और रेस्टोरेंट का जो वेरिएबल कॉस्ट है 12,16,000 का जो रेवेन्यू था उसका 60%, यानी कि 7,29,600। तो ये टोटल रेवेन्यू में माइनस की कंट्रीब्यूशन आ गया 17,78,400। इसमें जो फिक्स कॉस्ट था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 लाख रुपए, जो तीनों के लिए खर्चा हो रहा था, तो ये प्रॉफिट आ गया मेरा 7,78,400 का, ठीक है। तो अपने को जो डिसीजन है, चूँकि प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है शायद, हाँ 9,31,200 कमाते थे जब जब हम चार्ज करते थे 200 रुपया पर रूम के लिए पर डे, और जब मेरा ऑक्यूपेंसी था 85%, और जब हम चार्ज करने लग गए 150 करके और ऑक्यूपेंसी बढ़ गया था 95%, तो उसमें प्रॉफिट था मेरा कम हो गया था। तो इसमें क्या है कि पुराना वाला ही ऑप्शन बेहतर था, तो नया जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रपोज़ल नहीं करना चाहिए। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बाद देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अगर नहीं किए हो तो। थैंक यू वेरी मच।